नमस्कार दोस्तों, हम आज से घटना चक्र की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी स्टेट पीसीएस के मुख्य तौर पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए घटना चक्र एक महत्वपूर्ण पुस्तक की भूमिका निभाता है। इसके अंतर्गत न केवल विषय की समझ अपितु इसमें प्रीवियस ईयर्स की प्रश्न भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जो बच्चे भी नए हैं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है किस टाइप के क्वेश्चन पीटी में या फिर पीसीएस में आते हैं, यूपी पीसीएस या बीपीएससी में आते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से अलार्म का काम कर सकता है। और घटना चक्र न केवल स्टेट पीसीएस के लिए बल्कि एसएससी, टीजीटी, पीईटी जो भी नए पीईटी है, जो इन सभी के लिए जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम आज से राजनीति विज्ञान घटना चक्र राजनीति विज्ञान का हम सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इसको स्टार्ट शुरू करते हैं। इसको हम घटना चक्र का जब पहला चैप्टर हम चैप्टर ओपन करते हैं तो इसमें कंपनी के तहत पारित अधिनियम दिखाया गया जाता है, जिसमें 2 पार्ट में दिया है। भारत का संवैधानिक विकास जो इसमें होता है, तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट में दिया है। एक दिया है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, दूसरा है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है वो 1773 से लेकर 1853 के बीच में है। तो दोस्तों देखोगे कि ये सब जो दिया है ये बहुत थोड़ा ये लैंग्वेज जो यूज किया है इसमें एक बोरियत टाइप की हो जाती है। इसको पढ़ने में थोड़ा बच्चे थोड़ा उतना पढ़ भी नहीं पाते हैं ढंग से, इसको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको बोरियत कम करने के लिए इसको हमने पॉइंटेड फॉर्म में बना रखा है। तो पॉइंटेड फॉर्म में चलिए आपको दिखा देते हैं। वही चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, बस वो चीज़ें आपको पॉइंटेड फॉर्म में हो गया है। तो देखिए हम अपने आपके लिए वही चीज़ें आप चाहे तो इसको एक बार मिला सकते हैं। सेम टू सेम वही है, कुछ इनमें बदला नहीं है। बस ये आपकी सुविधा, बच्चों की सुविधा के लिए, इसमें आपकी सुविधा के लिए हमने इसको पॉइंटेड फॉर्म में बदल दिया है ताकि पढ़ने में इसको आसानी हो। जो चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि इसमें कंपनी का पारित नियम दिया गया है। तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ये दिया है पहला टॉपिक इसमें ये 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। सबसे पहले जो कंपनी था ये बंगाल की उनको दीवानी और वो मिली थी। तो सबसे पहले उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उसी समय 1773 का जो है कि रेगुलेटरी एक्ट बंगाल के अधिक पारित हुआ था, रेगुलेटरी एक्ट पारित हुआ था। तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष है। कार्यकारी परिषद गठन किया गया जिनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया, वही 1773 वाला ही है। फिर उसके अंदर दिया है कि इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल तथा चार अन्य काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए। जो काउंसिलिंग बनाई गई थी उसके अंतर्गत ये 4 अन्य काउंसिल के सदस्य भी नियुक्त हुए थे। उसमें सदस्य की नियुक्ति जो हमने नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उन चारों के सदस्य नाम जो कि ये उसमें दिया हुआ है, सदस्यों के नाम कर्नाटक का रियल जो है पेज उसमें दिया हुआ है। फिर आगे आते हैं तो 1773 के द्वारा बीच में भी देखिए सपरिषद गवर्नर जनरल को जो है कि सपरिषद गवर्नर जनरल की बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। गवर्नर जनरल क्या हो गया, बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी जो भी थी सैनिक व सैनिक दोनों अधिकार इनको बंगाल के गवर्नर को दे दिया गया। कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधिक्षण भी करना था। यानी कुछ विशेष मामले अगर कोई हो जाएगा इस बात कोई ऐसा अचानक तो उनके लिए मद्रास और बम्बई दोनों की प्रेसिडेंसियों की भूमिका भी इनको निभाना था। फिर तीसरा नेक्स्ट है आपका कि इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774, जैसा कि आप देख सकते हैं 1774 में क्या है आपका, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कुल मिलाकर चार न्यायाधीश थे। तो नेक्स्ट आता है आपका कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। आगे आते हैं, देखिए 1773 के अंतर्गत ये है कि ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए एक कंपनी की एक नई बड़ी बनाई गई जिसको हम कहा गया इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, जिसके तहत जो है कंपनी पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। एक प्रकार से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम ही समझ में आ रहा है रेगुलेटिंग एक्ट है, तो ये एक प्रकार से रेगुलेट करने के लिए ही, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था, लाया गया था। तो फिर अब देखिए दूसरा आता है, ये दूसरा है आपका पीस इंडिया, इसको 1784 का एक्ट भी कहते हैं, पीस इंडिया इसको कहते हैं। इसके द्वारा आपका क्या था कि इसके द्वारा कंपनी के, देखिए इसमें क्या हो गया है, इसमें कि कंपनी द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया, यानी दोनों को, राजनीतिक जो कंपनी था उसका राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों देखिए यहाँ पे क्या दिया है, परंतु राजनीतिक मामलों प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। जो व्यापारिक जो कार्य थे वो तो अपना जो है कि कंपनी कर रही थी, व्यापारिक कार्यों को करने के लिए कंपनी को दे दिया गया था, परंतु राजनीतिक मामलों का प्रबंधन था उसके लिए एक अलग से नया एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। एक नियंत्रण बोर्ड जो राजनीतिक मामलों का केवल राजनीतिक मामलों का देखेगी। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। अब देखिए दूसरा है आपका 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम देखते हैं क्या किया गया इसमें कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार है, एक प्रकार से वीटो पावर दे दिया गया इनको। नेक्स्ट आते हैं गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की ये दोनों शक्तियाँ सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई। तो क्या गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति है, तो पूछे प्रधान सेनापति की शक्ति सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुई, तो ये प्राप्त हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं 1793 के चार्टर के तहत तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो कंपनी के अधिकार थे उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। जैसे हम सभी जानते हैं कि कंपनी जो आई थी वो एक तरह से वहाँ की जो रानी थी, राजा थे, वहाँ के परमिशन लेके आई थी कुछ वर्षों के लिए, तो उसी के तहत इसको क्या किया, फिर से 20 वर्षों के लिए इस कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया। फिर आते दूसरा 1813 का चार्टर डेट, इसके अंतर्गत क्या हुआ, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। यही है भारत में पहली बार जो है अंग्रेजों के द्वारा 1813 के चार्टर डेट के द्वारा प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपये शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का उपबंध किया गया। ये आगे इसमें देखा जाएगा, ये तो मूल इसका मेन मकसद ये था कि जो अंग्रेजी शिक्षा का भारत में प्रसार किया जाए और जो क्रिश्चियन जो थे उनकी प्रसार करने के लिए मेन उद्देश्य उनका यही था कि न कि भारतीयों के ऊपर खर्चा करने के लिए इनका। एक मिनट, आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उसमें जो आपको इसमें बताएगा कि मतलब दिखाया जाएगा कि मतलब कैसे उसने इस जो 1 लाख रुपया था इसने क्यों लाया था। तीसरा नेक्स्ट है आपका कि 1813 वाला ही 1813 के दिया कि कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा। वो इंग्लैंड के द्वारा ही और भी कई कंपनियां आई जो व्यापार करना चाहती थी, उनका एकाधिकार समाप्त करके और भी अन्य कंपनियों को मौका दिया गया। फिर आते हैं नेक्स्ट आते हैं आपका 1833 के चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या हुआ कि बंगाल की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के जनरल गवर्नर बना दिया। किसके तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस चार्टर की धारा 87 के अनुसार भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कोई सरकारी सेवा के लिए सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि वो भारतीय है या धर्म है, या धर्म उसका कुछ अलग है, या जन्म स्थान, वंश इत्यादि के लिए सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा, इसके लिए किया गया। नेक्स्ट है आपका कि देश की शासन प्रणाली के लिए केंद्रीकरण कर दिया गया। देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया, उन्हीं पूरी सत्ता जो है एक जगह सीमित हो गई, एक जगह केंद्रित हो गई पूरी शक्ति जो है। उसका फिर नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो वही था कि मतलब यहाँ पर है ना कि इस चार्टर के बंगाल गवर्नर को संपूर्ण भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसी के तहत जो दोबारा लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इस पर निष्कर्ष कर दिया गया कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर
दिए गए तथा भविष्य में इसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। कंपनी का मेन मकसद था, अब वो सिर्फ राजनीतिक रह गया, ना कि कंपनी व्यापार करना। नेक्स्ट है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किए गए। मैकाले सर्वप्रथम जिन्होंने एक कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिया है इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्या हो गया, इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो 1833 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट आते हैं, तो 1833 एक्ट के तहत, इसी एक्ट के तहत नियुक्तियों के लिए क्या होता है, नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया। इसी में जो था उन्हें था वंश भेदभाव इत्यादि जो था, इसी में ख़त्म करके फिर वहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे एक योग्यता बना दिया गया कि योग्यता के आधार पर ही लोगों की सरकारी नौकरियों में भर्तियाँ होंगी। तो ये एक नया अच्छी पहल शुरू की अंग्रेजों ने। हम नेक्स्ट आते हैं 1853 का चैप्टर है। यह इसमें क्या था कि यह विधायी शक्तियों को कार्यपालिक शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी विधायी शक्तियाँ जो थी इसको कार्यपालिक शक्तियों से क्या प्रकाश विकेंद्रीकरण कह सकते हैं, कि विकेंद्रीकरण करने का, विकेंद्रीकरण नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि द्यू जो था एक प्रकार से द्वैत शासन कहा जा सकता है, कि द्वैत शासन की शुरुआत की गई। द्वैत शासन की इतिहास देखा था, बहुत बार शुरू हुआ, बहुत बार खत्म हुआ, फिर शुरू हुआ, पर द्वैत शासन की शुरुआत की गई। परंतु हाँ, ये केंद्रीकरण नहीं, प्रशासन जो था वो केंद्रीकरण था, द्वैत प्रक्रिया शुरू की गई। नेक्स्ट आते हैं कि विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना विधि निर्माण हेतु, किस लिए, तो विधि निर्माण हेतु। नेक्स्ट आते हैं, सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतिभा का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ये होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तो देखते हैं क्वेश्चन सब। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन है रेगुलेशन एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन जानते हैं, ऑप्शन ए है आपका, रेगुलेशन एक्ट 1773। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अपने। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, संविधान करने के लिए दिया है, इसमें कोशिश करेंगे कि आंसर छुप जाए ताकि आप लोग गेस कर सकें। ठीक है, तो मिलान करने के लिए दिया, देखते हैं। तो सबसे दिया इसमें ये दिया ऑप्शन की नियंत्रण परिषद का स्थापना कब हुई। तो फिर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और आपका लास्ट है आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति। तो यहाँ पे सूची 2 में दिया है नियामक अधिनियम 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, चार्टर अधिनियम 1813, जिससे कुल मिला के देखेंगे। और ये आपका दिया चार्टर अधिनियम 1833। जिससे जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 80। दूसरा है आपका इंग्लिश मिशनरियों की भारत के कार्य में करने की अनुमति। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो मिली, या कि 1800 चार्टर 1813 था ना, जिसमें 1 लाख प्रति वर्ष जो आपका ये खर्च करने का दिया गया था। तो उसी के तहत ये जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने के लिए दी गई। मेन मोटो यही था उन लोगों का कि जो है मिशनरियों को पैसा जो दिया जाए ताकि वो लोग अपना कर सकें। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे आप, एक देखेंगे यहाँ सी का जो 3 है, तो ऑप्शन देखेंगे सी का 3 2 है, सी का 3 2 है। फिर उसके बाद आते हैं आपका, तो फिर डी का 4 है, डी का 4 तो सब जानता है। ये देख लेते हैं हम, ऑप्शन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सबको जानता है कि बस ये 1773 के निर्णय के द्वारा बनाया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय 1773 1474 में स्थापना हुई थी। तो इसका देखेंगे तो बी का ही 1 है और किसी में 1 है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं ये ऑप्शन बी हो गया। ये इसके अंदर भी थोड़े ये जो होते हैं ना, थोड़ा ये जो ब्रैकेट में दिए रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कोष्टक में ये बड़े बड़े दिए रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रकृति हमेशा रहती है
ये स्टेट फीचर हमेशा घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन होते हैं, देखें कई बार रिपीट किया रहता है, बस थोड़ा सा शब्द इधर उधर बदल देते हैं। तो ये भी बहुत, ये जो आपका ये पड़ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो ब्रैकेट में दिया होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पीट्स भारत अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1776 के द्वारा, और ये 1784 के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना 1813 के द्वारा इंग्लिश मिशनरी के भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। वो 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है, जैसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, सबको पता है कि 1813 का चार्टर एक्ट था जिसकी वजह से इंग्लिश हमारी नींव पड़ी थी उसमें। और देख लेते हैं, और दूसरा भी देख लेते हैं, पहला तो सही है हमारा। दूसरा देख लेते हैं, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ऑप्शन 2 जो कभी तक हमने पढ़ा उसमें दिया नहीं था, इसके ब्रैकेट में देते हैं। फिर तीसरा है आपका प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है डी, देखिए ये IAS 2018 में पूछा हुआ है, प्री में पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं इसका, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ा नहीं है, उसमें कहीं सब दिया नहीं था, इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो हमारी भारतीय पद्धति से शिक्षा थी उसको हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। इसी जो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ना, इस इंग्लिश मिशनरियों को 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कि 1800 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में प्रवेश दिया, शिक्षा का प्रसार ही, जिसके लिए 1 लाख जो था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया, इसी के तहत था। और फिर क्या था 1823, देखिए 1823 अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने की थी। जो पब्लिक जो इंस्ट्रक्शन था ना गठन किया गया, इसकी जिम्मेदारी थी कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया ये दे। समिति में 10 रुपये सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। देखिए लॉर्ड मैकाले इसके सदस्य थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखे लिखा है भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों ने नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेस प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए चौथा है आपका कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो 1813 ही था, 1813 का चार्टर अधिनियम था जिसके तहत इसको कर दिया गया। तो आप चाहते इसको पढ़ सकते हैं, वही चीज़ दी है, 2 बार रिपीट किया हुआ यहाँ पे कि 1813 चार्टर में ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सबके लिए खोल दिया, एकाधिकार समाप्त कर दिया। और 1830 चार्टर के अंदर क्या था कि 1830 चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर भविष्य में कंपनी केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। किसके द्वारा, 1833 के द्वारा। किस अधिनियम लिखा पूछा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया। पहला चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। चारों में से कौन सा ऑप्शन है तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, चार्टर 1833। यही था कि धर्म जाति इत्यादि का भेदभाव न किया जाए, और जो है कि एक प्रकार से इसमें जो है कि एक योग्यता को आधार माना जाए, यही था इसमें, यही था 1833 वाला, 1833 का चार्टर एक्ट था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा बस ये इतना ही था, चलिए ये छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। हम आते हैं नेक्स्ट में, हमारा नेक्स्ट में वही है जो भारत शासन अधिनियम उसके आगे था, भारत शासन अधिनियम जो कि ये ब्रिटिश जो ताज था, देखिए यहाँ पे, चलिए को दिखा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे है, ब्रिटिश ताज के अधीन पारित अधिनियम थे। ठीक है, तो इसको भी हमने इसी तरह सारी को हमने ये पॉइंटेड फॉर्म में कर लिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो, लोगों को बोरियत ना हो। चाहिए तो सारे PDF आपको हम अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसका शुरू करते हैं। तो यही है भारत शासन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय बहुत तेज़ बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका
कि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। तो सबसे पहले क्या हो गया, 1858 के तहत ब्रिटिश ताज के, वही जो हमारी क्रांति जो हुई थी 1857 की, उसी के तहत फिर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ताज ने इसको पूरे जो कंपनी चीन के अपने हाथों में ले लिया। फिर दूसरा है आपका कि गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। कब, किसके तहत हुआ था ये, देखिए ये हुआ था आपका 1858 के अधिनियम के द्वारा। क्या हुआ गया था इसको कि गवर्नर जनरल पद नाम था, उसको भारत का वायसराय पद के नाम कर दिया गया। तीसरा था लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, भारत के प्रथम वायसराय। फिर नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। फिर इस अधिनियम द्वारा निदेशक बोर्ड को समाप्त कर, देखिए निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव का पद किया, राज्य के सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। फिर नेक्स्ट आते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा क्या था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत थी। इसमें क्या हुआ, कानून बनाने से सर्वप्रथम भारतीयों को उसके अंदर लेना स्टार्ट किया गया है ताकि उन्हें भी सहयोग से नियम कानून बन सके। फिर नेक्स्ट है आपका कि अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। देखिए वहाँ पर केंद्रीकरण किया गया था शुरू में, अब यहाँ पे क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। अब क्या हुआ, अब जो लोकल जो थे वहाँ पे तो जो स्टेट्स थे उनको भी अब देना स्टार्ट किया, प्रेसिडेंसी थे उनको अपना पावर देने लगे ये लोग। नेक्स्ट क्या है कि ये 1861 के अंदर के हम पढ़ रहे हैं। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकृत कर दिया। 1861 द्वारा क्या हो गया कि वायसराय आपात में अध्यादेश जारी, जो हमारे राष्ट्रपति को मिलती है फिलहाल में, राष्ट्रपति और राज्यपाल को, उसी तरह इन्हें अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिल गई। फिर नेक्स्ट क्या है कि अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 देख लेते हैं, तो इसमें क्या जल्दी देख लेते हैं। इसके दौरान क्या हो गया कि इसके अंदर महत्व क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, ये गैर सरकारी सदस्य मतलब क्या है, वही भारतीयों की संख्या, जो भारतीय थे उनकी संख्या क्या होगी, बढ़ा दी गई। नेक्स्ट में तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने सरकार के प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। परंतु यहाँ पे क्या था, परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं था। प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, परंतु मतदान नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये था। जानना चाहते हैं तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। निर्वाचन पद्धति इसमें से आरंभ हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद आते हैं आपको, देखिए भारत परिषद अधिनियम 1909 बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये। इसके अंदर क्या था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं इसको। इस अधिनियम जो है, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, भारतीयों को विधि निर्माण, देखिए इससे पहले वाला जो था इसमें जो है कि मतदान पूछना 1892 वाला जो था, इसमें क्या किया गया कि मतदान पूछने या बहस करने की अनुमति दी गई। मतदान का अधिकार नहीं था, बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अब 1909 में क्या हुआ कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, थोड़ा उसमें बढ़ोतरी हुई इनकी शक्तियों में भारतीयों के। फिर इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया गया। उसके बाद आते हैं पृथक निर्वाचन। देखिए पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, देखिए मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो है ये किया गया। ये फुट डालो राज ये भी शुरुआत कर दी ये लोग। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919। इसके तहत क्या हुआ कि इसको मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट के सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, किसके द्वारा, 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। इसके अंदर क्या, देखिए जो सांप्रदायिक जो था निर्वाचन पद्धति 1909 में, जिसमें से मुस्लिमों का था, इसमें क्या उसकी दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें क्या किया, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन जो था इसमें क्या था
इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ध्यान दीजिए, केंद्र में, न कि राज्य में, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, वही जो इस समय लोकसभा राज्यसभा है वही। तो फिर आते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दिया हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। सभी अधिनियम द्वारा इस सभी विषयों को, वही विषय इंपॉर्टेंट जो था वो केंद्र में रखा गया, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं था उस राज्य में, क्योंकि प्रांतों में जो है कि लोकल ही प्रारंभ किया गया, जो कि देने का लोकल सरकार ही थी, इसलिए। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, लिखा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो केंद्रीय जो थी विधानमंडल वो समस्त भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस नियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस नियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में क्या हो गया, द्वैत शासन लागू की। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में, एक आरक्षित तथा हस्ताक्षरित विषयों। जैसे पता है आरक्षित जो वीडियो थे, आरक्षित जो विषय थे, ये जो केवल जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, सिर्फ वहीं इस नियम बना, जबकि हस्ताक्षरित विषय जो था ये लोकल लोगों के लिए छोड़ दिया गया था। लोकल जो थी हस्ताक्षरित विषय, इसमें कोई खास नहीं था, जो मुख्य जो थे वो आरक्षित में ही चले गए थे। हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। क्या हुआ कि इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग है, किसके तहत, तो 1919 के तहत। 1919 का जो था, देखिए 1919 था, शासन अधिनियम 1919, उसके तहत क्या किया गया, इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके तहत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद अधिनियम की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। फिर आते हैं 1935 का शासन अधिनियम, 1935 का शासन अधिनियम, ठीक है। इसमें क्या था कि सर्वप्रथम, देखिए क्या लिखा है, सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके, देखिए प्रांतों में क्या, द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। केंद्र में द्वैत शासन 1919 में क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुई थी। 1935 से क्या हुआ कि केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुई, प्रांतों में हटा दिया गया। भारत में मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए क्या दिया है कि भारत में मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए, देखिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली था, जिसमें मुस्लिम, सिख, यूरोपीय या आंग्ल भारतीय जो थे उनके लिए था, एक और विस्तार करके दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों को भी इसमें शामिल किया गया, ठीक है। मतलब फिर इसी अधिनियम के तहत 1937 में, इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम, देखिए इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश सरकार से अलग कर दिया गया। क्या कि देखिए 1935 के द्वारा ही, देख रहे हैं, 1935 के द्वारा ही बर्मा को ब्रिटिश सरकार से क्या किया गया, अलग, ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। देखिए दो नए प्रांत बने इसमें। इस टाइप का कि इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अब नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसने वायसराय पद को समाप्त कर दिया। दोनों डोमिनियन राज्यों को गवर्नर जनरल को पद सृजित किया, वही जो भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन, उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। और भारत का सम्राट शब्द जो है कि समाप्त किया, भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ना होते चलते क्वेश्चन पे देखते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ से है, देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन हमारा है ये कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की। किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति गई, याद कीजिए, ये वही क्वेश्चन है जो बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये है आपका 1892 भारत परिषद 1892 के तहत इसको दिया गया, ठीक है। अधिकार नहीं था, देखिए ये सब लिखा हुआ है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस संघीय न्यायालय की स्थापना क्या पूछा है,
क्या क्या दिया है, तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, और या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी दिया है, इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संघीय न्यायालय के अक्टूबर के हिसाब से 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य, ये क्या बोल रहा है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस क्वेर थे। बाकी जो विकल्प थे वो गलत थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय, वही क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो पता चल गया 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। कब की थी? तो 1937 में क्या था, 1935 अधिनियम के द्वारा 1937 में की गई थी। अधिनियम था 1935 का और 37 में लागू की गई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, केंद्र द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये आपका 1919 या 1919 या 1909, 1935 या 1947, तो किसके तहत की गई थी? तो ऑप्शन सी है 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो राज्यों में से समाप्त कर दी गई थी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के तहत किया गया था। देखिए 1919 द्वारा किया गया था, 1935 द्वारा खत्म कर दिया गया प्रांतों में द्वैत शासन, और जो है आरक्षित स्थानीय विच्छेद 2 भागों में बांट दिया गया था, पता है आपको। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था के लिए किया 1935, 1919, 1909 या 1892। ये 4 ऑप्शन दिया, 1935, 1919, 1909, 1892। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका है गया ये 1935, अभी ऊपर हमने पढ़े हैं वही चीज़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? 1919 की जो भारत शासन अधिनियम है उनमें कौन सी विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो क्या क्या दिया देख ले, पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है पहला कि प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। जो सेकेंड है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। तो देखिए मुसलमानों वाला जो था ये तो 1909 में ही हो गया था, 1919 में तो इसका दायरा बढ़ाया गया था, तो अगर देखा जाए तो ये नहीं होगा। तीसरा कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति हस्तांतरण की गई। तो 2 तो नहीं है, तो 2 अगर छाड़ देंगे तो 2 इसमें 2 इसमें 2 है, बचा ए और सी, तो सी है यहाँ पे 1 और 3, तो दोनों सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। वही सब है, इसको रिपीट किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक 1919 उसको बढ़ा दिया गया, 1919 में बढ़ा दिया, 1909 में मुसलमानों के लिए था और 1919 में इसको बढ़ा दिया गया। सातवें पे आते हैं कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई भारतीय विधान पालिका बोल रहा है? 1892 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा, कि 1919 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा, कि 1909 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के द्वारा, या 1935 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। दो ऑप्शन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसमें पढ़ सकते हैं कि देखिए केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, ऊपरी सदन और राज्य परिषद। देखिए 2 उसका नाम भी दिया है इसमें, जबकि उसमें नाम नहीं दिया गया था। ऊपरी सदन क्या क्या दिया है, देखिए पढ़ लीजिए क्या ये, हाँ 1 मिनट, हाँ ऊपरी सदन और राज्य परिषद जो 5 वर्ष के लिए होता था। इसमें 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था, और उसके 144 सदस्यों में से 4 निर्वाचित, 40 मनोनीत होते थे। ठीक है, ये हो गया। देखिए यही सब जो है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, जो क्वेश्चन थोड़े सा वहाँ से फंस देते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लिखा है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? केंद्र में कौन सा, देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी जूम कर दिया है, सी लिखा हुआ है। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया था, तो जूम हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट की, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किस अधिनियम द्वारा? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जो था, जो गवर्नर जनरल को पारित थी विशेष में, तो वही पूछ रहा है किसके तहत मतलब मिली थी। तो ये 1919 है, 1935 है, 1909 या 1947, ये 2 पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं इसके आंसर बी है आपका, 1935 के द्वारा क्या हुआ था, राष्ट्रपति की जैसा शक्ति मिली थी गवर्नर जनरल को। देखिए यहाँ दिया हुआ है
गवर्नर जनरल 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। यद्यपि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने के 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 42 पेज थी। ठीक है, गवर्नर जनरल को 1861 से ही मिल चुका था, पर यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा 1935 से प्रेरित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय विधान के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? 1926, 1937, 1945। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तो देख लेते कोर्ट में क्या क्या दिया है कि 1926 ए है, 1937 बी, 1945 सी। दिया है ए बी सी, ए सी, ए बी सी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो आंसर देख लेते हैं, सी है आपका आंसर, ए और सी 1926 और 1945। इसमें डिटेल पढ़ लेते हैं। लिखा है 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। किसके अनुसार? 1926 और 1945 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों जो चुनाव हुए थे 1900 अधिनियम के तहत हुए थे। नेक्स्ट है आपका कि क्या है, सॉरी, नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रभावित किया गया था? 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, 1919, 1935 या 1945? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका आंसर है सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लिखा हुआ है, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं यहाँ की संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायालय, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। संवैधानिक व्यवस्था का सिद्धांत जो था 1935 के अधिनियम में ही डाला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बना हुआ, तो देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है? देखिए IAS जो है प्री 2012 में आया है। तो देखते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया मान लो मीटर सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका थोड़ा ब्रैकेट वाला पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा IAS में पूछा है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ही होगा ये। देखते हैं, तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। 1935 के दौरान किया गया था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों, देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु ये व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। देखेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ वही है जो हमारे फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर को प्राप्त है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो कौन सी विशेषता देखिए नहीं थी, तो ये देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। 1935 की विशेषता पूछ रहा है, ये 1935 की विशेषता नहीं थी। तो पहला है आपका कि यह अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान करना था। दूसरा है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। सी है आपका यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। डी है आपका कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया द्वैध शासन। तो ऑप्शन इसका दिख ही रहा है आपको कि बी है, ऑप्शन बी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन की भारत में लागू किया किस अधिनियम के तहत? तो 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी है।
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया किसके तहत? तो सिंपल सी बात है कि 1935 के तहत किया गया था। 1935 के तहत, वो भी ऑप्शन दिए हैं पर हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो वही है, उसको रिपीट किया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस अधिनियम के ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई? 1909, 1919, 1935 या 1947? देखते हैं, ऑप्शन सी है 1935 के तहत। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे की दी गई थी? सबको पता है, ये गवर्नर जनरल को दी गई थी अवशिष्ट शक्तियाँ 1935 को, 1935 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 की स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? स्थायी अव्यय नहीं है। देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना, नॉमिनेशन किया जाना। तो देख लेते हैं, तो ऑप्शन है इसका ये, देश के लिए लिखित संविधान। लिखित संविधान का प्रावधान उस समय नहीं किया गया था, देखिए लिखा हुआ था कि इससे पहले देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिस्ट मिशन में किया गया था, अन्य तीनों विकल्प अधिनियम में समाहित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका कि 1935 का गवर्नर एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो ऑप्शन यही है कन्फर्म है कि आपका कि इसमें भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। देखेंगे अधिकतर विशेषताएं जब होती हैं संविधान की, संपूर्ण विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं, तो 1935 से अधिकतर जो होती हैं ली गई हैं। देख लीजिए, इसमें अगर चढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा क्या की मुख्य विशेषताएं जो है या मुख्य प्रावधान लिए गए हैं। तो इसमें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 5 8 दिया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पुश करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्वासन लिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इसमें दे दिया गया ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में हो गया, 1937 में अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों आज की क्लास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पहला वीडियो था। चलिए आगे से कोशिश करेंगे इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।